नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी शिक्षण के प्रश्नों को हल करेंगे। हिंदी का ये पेपर नंबर 50 है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। इसके बाद में वापस आज संस्कृत का एक और टेस्ट आने वाला है, तो उस टेस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। टेस्ट नंबर 2 है। कल भी मैंने संस्कृत का टेस्ट लिया था। बाकी अलग अलग सब्जेक्टों के आपके वापस जैसे संस्कृत का चलाया है, ऐसे ही सभी सब्जेक्टों के टेस्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। 2 बार टाइपिंग हो गया यहाँ पे। पाशर्विक ल, संघर्षहीन ये व, प्रकंपित ड और स्पर्शी क ट त प। तो साथियों देखिएगा, वर्णमाला के टॉपिक में से इस क्वेश्चन को लिया गया है। पाशर्विक जो व्यंजन है वो ल ही होता है। संघर्षहीन अर्धस्वर ये वह होते हैं। प्रकंपित ड़ और स्पर्शी क ट त प, इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा? तो देखिए राइट आंसर है तीसरा विकल्प, क्योंकि ये जो ड़ और ड़ है, सड़क वाला और पढ़ाई वाला, तो ये प्रकंपित वर्ण नहीं है। यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है ये सही प्रकार से सुमेलित नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अशर्फियाँ लूटे कोयला पर मोहर का आशय है। कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना और सोने के सिक्के लुटाना। तो उपरोक्त जो लोकोक्ति कही गई है, इसका अर्थ आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों, अशर्फियाँ लूटे कोयलों पर मोहर, मतलब यहाँ इसका अर्थ होता है महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। भीतरी, चढ़ाई, कढ़ाई और माधुर्य। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी बनी है? देखिए, माधुर्य जो शब्द है ये मधुर शब्द से बना है। मधुर शब्द में ये प्रत्यय लगाने से तो शब्द बनता है माधुर्य। कढ़ाई यहाँ पर साथियों एक तरह से एक वस्तु भी होती है, और अगर वस्तु की दृष्टि से नहीं देखे, क्रिया की दृष्टि से देखे, तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। कढ़ाई एक वस्तु होती है, ठीक है, क्या होती है? वस्तु होती है। भीतर एक अव्यय है, ये भीतरी जो शब्द है अव्यय से भाववाचक बना है। अब यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, एक तो कढ़ाई शब्द और एक होता है चढ़ाई। तो साथियों, चढ़ाई में मूल शब्द क्या है? चढ़ना। मूल शब्द क्या है चढ़ाई में? चढ़ना है। अब चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, तो क्रिया से ये भाववाचक बनी है। बाकी इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जो कढ़ाई शब्द है ये भी क्रिया से भाववाचक बनती है जब इस कढ़ाई शब्द का अर्थ जैसे कढ़ाई करने से लिया जाता है। और एक कढ़ाई एक बर्तन का नाम भी होता है, तो बर्तन का नाम भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। इसलिए यहाँ हम जाएंगे दूसरे विकल्प पर। प्रश्न संख्या 3 में आपका सेकंड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न किस में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो साथियों देखिएगा, पीढ़ियों में भी प्रत्यय लगा हुआ है। पीढ़ियाँ मूल शब्द होता है, या पीढ़ी मूल शब्द होता है, तो इसमें प्रत्यय है। लड़ना में लड़ाई मूल शब्द होता है, इसमें भी प्रत्यय है। सैकड़ों में सैकड़ा मूल शब्द होता है, इसमें भी प्रत्यय है। लेकिन विशेष शब्द साथियों, विशेष में मूल शब्द है शेष, और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है वी, तो इसमें प्रत्यय नहीं है, न इसमें उपसर्ग है। ठीक है, इसमें उपसर्ग है न कि प्रत्यय। तो यहाँ पर आपको ये देखना था कि विशेष जो शब्द कौन से में प्रत्यय नहीं है, तो विशेष शब्द में प्रत्यय नहीं है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। क्रिया के आधार पर वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और सामान्य भूतकाल। तो साथियों पहले हम देखेंगे कि भाग लेगी मतलब आने वाले समय में क्रिया होगी, तो भूत वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं। अब क्या आज्ञा दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। संभावना बताई जा रही है? नहीं, बल्कि भाग लेगी, कन्फर्म है ये चीज़। तो फिर ये सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये सामान्य भविष्यकाल का। 5वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग और मूल शब्द सही अलग नहीं हो रहे हैं? अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, ना प्लस आस्तिक नास्तिक, परि प्लस शिक्षा परीक्षा और सम प्लस कल्प संकल्प। तो अच्छे से विकल्पों को देखिए कि उपसर्ग और मूल शब्द किसमें सही अलग नहीं हो रहे हैं।
देखिएगा पहला विकल्प देखेंगे, अनु प्लस शिक्षण बराबर शब्द बनता है अन्वीक्षण, इसमें यन संधि भी लगी हुई है साथियों। ना प्लस आस्तिक बराबर बिल्कुल शुद्ध शब्द है नास्तिक, इसमें यहाँ पे आपके दीर्घ संधि लगी हुई है। परि प्लस शिक्षा, तो साथियों परि प्लस शिक्षा में शब्द परीक्षा बिल्कुल बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा शब्द है इसमें बड़ी ई होती है न कि छोटी ई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ये शुद्ध नहीं है। बाकी सम प्लस कल्प संकल्प ही होता है। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है, क्योंकि इसमें इच्छा बड़ा वाला होना चाहिए लेकिन छोटी की मात्रा लग रही है, तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही अलग नहीं हो रहा है उपसर्ग और मूल शब्द। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है। विषाद का शोक, मान का सम्मान, उन्मूलन का रोपण और सामान्य का साधारण। देखिएगा अशुद्ध इसमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, तो साथियों सामान्य और साधारण तो एक ही चीज होती है, ये अशुद्ध है। मान और सम्मान एक ही चीज होती है, अशुद्ध है। विषाद और शोक एक ही चीज होती है, अशुद्ध है। मतलब ये तीनों अशुद्ध है, लेकिन उन्मूलन का रोपण बिल्कुल ये अशुद्ध नहीं है, ये एक शुद्ध विलोम युग्म है। तो आपको अशुद्ध युग्म नहीं है वो देखना है, तो तीसरा विकल्प अशुद्ध नहीं है साथियों। थर्ड विकल्प सही रहेगा आपके 7वें क्वेश्चन में। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। 8वां क्वेश्चन है आपके, सही कथन है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, और कर्ता का वाक्य में कोई स्थान ही नहीं होता है। तो ये तो एक तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वाक्य में कर्ता तो होता ही है, तो ये गलत है साथियों। मध्य में, अंत में या प्रारंभ में, तो साथियों आपने देखा होगा कि वाक्य के प्रारंभ में ही अधिकतर आपको कर्ता दिखाई देता है, तो कर्ता के स्थान प्राय हम कहाँ मानते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में होता है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सरल वाक्य है, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, और जो करे सो भरे। साथियों देखिए इसमें से सरल वाक्य की बात करें तो श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, ये सरल नहीं है। जो करे सो भरे मिश्र है, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम करना, ये भी सरल नहीं है। राम और सीता जाते हैं, यहाँ दो कर्ता है, लेकिन उनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो एक ही है, तो कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही हो, तो वहाँ पर वो सरल वाक्य होता है। 9वें क्वेश्चन में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। तो साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ये देखिएगा 10वें क्वेश्चन थोड़ा जूम छोटा करना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। तीसरा, द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। और चौथा, उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको असत्य कथन देखना है। कैसा कथन देखना है? असत्य कथन देखना है। तो पहला कथन हम देखेंगे कि नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो नैदानिक परीक्षण होता है उनमें जो कमजोरियां होती हैं उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पहले सामूहिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, मतलब पहले सभी बालकों का उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, फिर उनमें से जो कुछ बालक रह जाएंगे उनका व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। ये भी सही है। तो साथियों पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन जो चौथा कथन है उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित, वार्षिक परीक्षाओं के नहीं नैदानिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित होता है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम अधिक उपयोगी होगा? नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, विशेष परीक्षण, और उनमें से कोई नहीं। तो 11वां क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 11 का। देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपको दूर करना है, मतलब आपको यहाँ पर जो कमियां हैं वो निदान तो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कमी क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, ये कमी है छात्र की, उनको दूर करना। तो दूर किसके माध्यम से करोगे? नैदानिक माध्यम से नहीं करोगे, बल्कि उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से आप
उन वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हो। 11वें क्वेश्चन में आपका सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है, रेखांकित शब्द ही है, विशेषण, संज्ञा, निपात और सर्वनाम। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द थोड़ा रेखांकित करना भूल गया। ये जो ही शब्द है ये यहाँ पर क्या है साथियों? विशेषण है ये, या ये संज्ञा है, या फिर निपात है, या सर्वनाम है? देखिए बड़ी कलम हाथ में लेते ही अगर वाक्य ऐसे रहता है, कलम हाथ में लेते हैं हमारे सिर पर, तो लेते ही ये जोर डाल रहा है इस चीज पर, तो जोर डालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? निपात के द्वारा किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन आपके है, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति एवं उसके मत व दृष्टिकोण की योग्यता का पता चलता है? मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन और लिखित मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर भाषा प्रवाह की बात की जा रही है, तार्किक शक्ति, उसके मत, दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें साथियों हमें जब हम बालक का मौखिक मूल्यांकन करते हैं तो उसके माध्यम से इन सभी योग्यताओं का, इन दृष्टिकोणों का, उसके मतों का, उसकी तार्किक शक्ति का और भाषा प्रवाह का पता चलता है। प्रथम विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है? तथ्य व घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवन अनुभूतियां और सस्वर वाचन। तो यदि आपको वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो इनमें से कौन सी चीज वैचारिक विषय वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है साथियों? देखिए तथ्य और घटनाओं से, सामान्य ज्ञान से और जीवन की अनुभूतियों से आप वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किंतु सस्वर वाचन के माध्यम से, सस्वर वाचन स्वर सहित किया गया जो वाचन है वो सस्वर वाचन कहलाता है। इससे वैचारिक विषय वस्तु का थोड़ी ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 14 में वही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार इनमें से कौन सा रहेगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। इसमें सही विकल्प का चयन करो। देखिए वैसे एग्जाम में आपके रंगीन चित्र भी सही माना जा सकता है, रोचक विषय वस्तु भी सही माना जा सकता है, बाकी ये दोनों तो सही नहीं माने जाएंगे। तो आप दूसरे या तीसरे कौन से विकल्प पर जाओगे साथियों प्रश्न नंबर 15 में? तो इसका जो सही आंसर है, मतलब अपनी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी रोचक विषय वस्तु, क्योंकि बाल साहित्य की बात की जा रही है तो साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों की रुचि हो। रंगीन चित्र भी बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन साथियों रंगीन चित्र से थोड़ी काम चलेगा। प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल जो 1 से 5 तक की कक्षा के जो बालक होते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पर ये ज़्यादा चीज़ है रंगीन चित्र, लेकिन प्राथमिक स्तर पर तो यहाँ पर रोचक विषय वस्तु पे हम आएंगे। तो यहाँ सेकंड विकल्प सही है, बाकी इसको सही माना जा सकता है। आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो साथियों प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर का चयन कीजिएगा। देखिए 16वें क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा प्रयोग के अवसर, क्योंकि अगर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक मिलेंगे तो वो ही सबसे ज़्यादा बेटर है। सबसे अच्छे तरीके से सहज रूप से आप बच्चों को भाषा सिखा सकते हो। प्रथम विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है और बाधक है। तो साथियों पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये कोई बाधक नहीं है। बड़े नहीं छोटे भी पढ़ते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि इसको एक साधक के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? साधक के रूप में पत्र पत्रिकाओं को भाषा सीखने के संदर्भ में माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से और मौखिक परीक्षा से।
तो 18वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है प्राथमिक स्तर के बच्चों को, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि बालक जो है वो कितनी प्रगति कर रहा है, कितना वो सीख रहा है, उसने क्या क्या चीज़ें नई ग्रहण की है, क्या क्या उसकी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। ये सभी चीज़ें हम पोर्टफोलियो के माध्यम से जान सकते हैं। अगर क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना है तो पोर्टफोलियो उसके लिए सबसे बेस्ट है साथियों। 18वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं और उपयुक्त सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको कहानी रचना करवाना है बच्चों के लिए, तो बच्चों से आप कहानी रचना करवाओगे तो उनके लिए कौन सी सामग्री उपयोगी रहेगी? बिल्कुल श्यामपट्ट भी हम कहानी रचना में उपयोग कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, चित्रकथाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सभी सामग्रियां उपयोगी होगी। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाए। डाउट वाले क्वेश्चन के लिए कमेंट करें और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरा एक मित्र भी रहता है, यह वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त और इनमें से कोई नहीं। 20वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 20 में कौन सा आंसर सही रहेगा? तो देखिए, जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरा मित्र, जहाँ वहाँ, जो त्यों, जो सो इत्यादि जो शब्द से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो हमेशा मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। दूसरा विकल्प आपका 20वें क्वेश्चन में सही है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाए साथियों। मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब बढ़ने से, और साथ में और अच्छी मेहनत करके आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने के पूरे प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। संस्कृत का टेस्ट आ रहा है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।